चौबे जी, एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल और वेलकम कर रहे हैं। आम बजट 2019 एक तरह से पेश हो गया है। इस सरकार की झोली में क्या कुछ था वो भी अब सामने आ चुका है। मैं चौबे जी सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इन एलोकेशंस को किस तरह से देख रहे हैं? जो बड़ी बड़ी चीजें हैं या जो मेन एलोकेशंस हैं उन्हें कैसे आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एलोकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हमारे एलोकेशन दो तरह के होते हैं, डेवलपमेंट और वेलफेयर। जो डेवलपमेंट वाले एलोकेशंस होते हैं वो पूरी व्यवस्था को बढ़ाते हैं, हर किसी को पहुंचाते हैं, और जो वेलफेयर वाले होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शंस को लाभ ज्यादा पहुंचाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि पावर, रेलवे और आपका वाटर, एयर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी महत्व ध्यान दिया जाएगा, और खासतौर से रेलवे और रोड पर। और बाकी जो चीजें हैं उनको सप्लीमेंट्री तौर पर बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाया जाएगा। और उसके लिए एक लंबी योजना भी है कि आने वाले एक पर्सपेक्टिव प्लान है कि 10-12 साल में रेलवे को हमें कितना करोड़ की जरूरत, कितने हजार लाख करोड़ की जरूरत होगी, और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बजट का, क्योंकि बहुत सारी चीज हम नीतियों की यहाँ करते हैं, सारे नंबर बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। जैसे हमने अगर ये कहा कि भाई एनबीएफसी से हम ये लेंगे, है ना, और बैंक की तरफ ले जाएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हमने कहा कि मुद्रा लोन पर ये होगा, यानी ये मुद्रा लोन दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट में छूट की बात है तो वो बजट का पार्ट है, बाकी बजट के बाहर है। लेकिन बजट हमारा चूंकि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए हम उस नंबर से बाहर जाकर जो भी विचार करते हैं, जैसे कि शिक्षा नीति, अब वो शिक्षा नीति किस तरह की होगी, तो केवल नंबर नहीं है, उसमें नीतियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले, बाद में हम थोड़ा इंडस्ट्री की बात करते हैं। और किसानों के लिए खास तौर से अगर हम डबलिंग द फार्मर्स इनकम कहते हैं, तो ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ट्वाइस नहीं होगा, हो नहीं सकता। ये किसानों की आय बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कि जो और चीजें हैं, जैसे कहा कि ऊर्जा का उत्पादन करेगा हमारा किसान, तो यानी उसका जो दायरा है एक्टिविटीज का, वो फार्मिंग के बाहर बढ़ेगा, वो फार्मर रहेगा। नहीं चौबे जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा आपसे, हम इस पर डेवलपमेंट पर, वेलफेयर पर भी बात करेंगे, जो एलोकेशंस हैं। लेकिन जो एलोकेशन इस बजट में देखने में आए, उसमें बिल्कुल साफ ये लग रहा है कि गरीबों पर यह सरकार एक तरह से मेहरबान दिख रही है, अमीरों पर कई जगहों पर सख्ती करती नजर आ रही है। लेकिन अगर मिडिल क्लास की हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, उसे कहीं ना कहीं इस बजट में दरकिनार कर दिया गया है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के दायरे में विशेष ध्यान दिया गया है। बाकी जगह पर मिडिल क्लास के लिए जो जनरल सबके लिए होगा वो मिडिल क्लास के लिए होगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए अलग से कोई राहत दी जाए, उसको भी अलग से क्लास बनाया जाए, इसकी संभावना भी बहुत कम है। आप गरीबों के लिए करेंगे और अमीरों से लेंगे, तो मिडिल क्लास को अपने ऊन पर खड़ा होना होगा, तो उसकी तारीफ की जा सकती है। और कुछ उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जिससे कि उसका मन एकदम न मर जाए, तो उसको इनकम टैक्स के दायरे में वो छूटें दिखा करके, जिस पर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का फोकस रहता है, तो वो दिखाया है कि आप अगर मकान लेना चाहते हैं और वो 45 लाख तक का मकान, तो आपकी जो ब्याज पर जो टैक्स की छूट होगी वो 3.5 लाख रुपए तक होगी, और 5 लाख जो बहुत एक्सपेक्टर और एंटीसिपेटेड और बहुत डिजायर्ड, बहुत समय से पेंट अप मांग थी, उसको पूरा किया गया। तो उसको एक कंटेंटमेंट, यानी एक, या हिंदी में कहें तो संतोष महसूस होगा कि हाँ, हमारी ये बात सुन ली गई है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मेरे ग्रुप के लिए कुछ कर दिया जाए, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हमको फेयरली ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। तो और एक चीज मैं यहां और समझना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं बजट पर भी बात करूंगा। बजट के बाद हम देख रहे हैं कि बजट से पहले शेयर बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन हमने देखा कि बजट के बाद अचानक धड़ाम से नीचे आ गया है शेयर बाजार की। सेंसेक्स की अगर खासतौर से हम बात करते हैं चौबे जी, इसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए? सेंसेक्स तो जो हमारे जो उसमें सेकेंडरी मार्केट में लोग बैठते हैं, उनकी साइकोलॉजी जिस तरह की होती है, वो शायद अपने जिन सेक्टर्स के बारे में वो सोचना चाहते हैं, मान लीजिए
कार में हमने केवल एक इलेक्ट्रिक कार, जिसके वो बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जिस तरह की टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है वो उस तरह की चीजों में अपने लिए एलोकेशन देखना चाहते हैं, उस तरफ जीएसटी की छूट देखना चाहते हैं जिस तरफ की ये बजट नहीं जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनको शुरू में ही लगा कि ये सब बातें वो हो रही हैं जो उनके सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, जिनमें कि शेयर मार्केट ऑपरेट करता है। अगर आप सारे समय शुरू में किसानों की बात करते हैं, आप रेलवे की बात करते हैं जो कि मोनोपोली है यूनियन गवर्नमेंट की, तो इस तरह की अगर आप बातें करते हैं तो उनको अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दिया। और बाद में भी जब दिखाई दिया तो जिन जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑटो पार्ट्स जैसे महंगे होंगे, आप कह रहे हैं कि हमारा ऑटो सेल्स जो है नीचे की तरफ जा रहा है, आप उसको बहुत बड़ा इंडिकेटर मान रहे हैं, सरकार उसको बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं मान रही है। अगर आप चाहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं, आप मास ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कंजेशन इतना ज्यादा है, तो हम बहुत एनकरेज नहीं करेंगे कि जहां पर गाड़ियां ऑलरेडी अपने बहुत सारी संख्या में हैं तो ठीक है वो नॉर्मल ढंग से बढ़ती रहें, पर हम उनको और बढ़ाने के लिए कोशिश करें और बजट में उसके इंसेंटिव्स दें। तो मेरे ख्याल से डिसइंसेंटिव देना जरूरी था, और वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, क्योंकि बजट केवल आज और कल के लिए नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी बहुत सारी चीजें देखनी है और उस तरह के सिग्नल्स डालने हैं। तो मेरे ख्याल से देश की ओवरऑल जो हमारे आने वाले समय के लिए देखा जाए तो वो करेक्ट सिग्नल्स हैं। वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें कि शेयर मार्केट बहुत इंटरेस्ट लेता है, अब वो फार्मा की डिटेल्स अभी नहीं है, नहीं तो उसमें हम बहुत सारा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो शायद उनको ज्यादा नहीं दिखाई दिया, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेविंग्स रेट हमारा बढ़ना चाहिए, सेविंग्स के लिए आपने छूट दी हुई है, इनकम टैक्स में भी छूट दी हुई है कि अब आप कि एक तो टैक्सेशन लिमिट के अलावा 80C में जो आपकी छूटें थी उनको हमने बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारी सेविंग्स में असर थोड़ा सा आएगा, वो पूरी व्यवस्था में आपके जो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में मदद करेगा, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर वैल्यूएशन किस तरह से हो रहा है, और वो आपका पैसा हमारी जेब में, हमारी जेब का पैसा आप सेकेंडरी मार्केट का रोल है। अगर वो प्राइमरी मार्केट को इंपैक्ट करेगा, जहां आईपीओ एनएफओ की बात है, तब हमारे लिए चिंता का विषय है, जिसके लिए इसमें स्कोप डाला गया है कि वो जरूर हमारा पैदा होता रहे, फाइनेंशियलाइजेशन हो। जो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है जिसमें छोटे खुदरा व्यापारी भी आते हैं, तो वो अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियलाइज करें, इसके लिए उसमें स्कोप डाला गया है। तो वो हमारे ख्याल से हमें तो पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल। चौबे जी, किसानों की अगर हम बात करें, फार्मिंग की अगर बात करें, तो जो एलोकेशन हुआ है फार्मिंग सेक्टर में या किसानों के लिए, इस एलोकेशन को किस तरह से देखें? क्या जितनी जरूरत किसानों को है, जितनी बुरी हालत में हमारे किसान हैं, या जहां पर आज फार्मिंग सेक्टर खड़ा है, क्या ये एलोकेशन उसके हिसाब से उसकी भरपाई करता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए दो तरह की चीजें, एक तो इनपुट्स की आपकी सब्सिडी होती है जिससे कि किसान को लाभ मिलता है, दूसरी है डायरेक्ट आप पेंशन दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मार्केट व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, तो हम इनपुट्स को की तरफ या तो हम देना नहीं चाहते, या दे रहे हो तो उसको कैश में आपके पास पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको देने हैं, जो आपको सीधे मिलें, और आप टेक्नोलॉजी इसको परमिट करती है कि वो सीधे आपके हाथ में पहुंचे, वो बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की तरफ के माध्यम से, और कॉम्प्लेक्स जो है स्कीम की डिजाइन के माध्यम से जो आपके पास पहुंचाया जाता था, उसको वो बहुत इनएफिशिएंट था, तो उसको हम काटने की कोशिश कर रहे हैं। उसको डायरेक्ट, जैसे भी आप 2/3 यानी 14.5 करोड़ किसान और 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और थोड़े से और लोग मिलाकर के आप 25-26 करोड़ जो हाउस होल्ड देश में हैं, उनमें से आप 60% लोगों को किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस मदद को मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए कर दें तो सारा बजट उसी में चला जाएगा। तो हम केवल नॉमिनली उनको छू सकते हैं, जिसकी कोशिश यहां पर की गई है कि आप 1-1.5% जीडीपी या हमारा 10% से कम का बजट इस व्यवस्था के माध्यम में जाए, ताकि उनको ये संतोष भी हो कि कुछ किया जा रहा है, उनकी हालत भी सुधरे, और उनका असली फायदा जो होगा वो उन सेक्टर्स की मजबूती,
यानी फार्मिंग में जैसे आपने कहा कि हम तिलहन को बढ़ाएंगे और दलहन में आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी दालें हमारी इतनी पैदा होनी चाहिए, तिलहन भी काफी ज्यादा बढ़ना चाहिए। जो आपके वो क्रॉप्स हैं रबी खरीफ के, जो गेहूं चावल के क्रॉप्स हैं, उनमें हम काफी आत्मनिर्भर हैं, कुछ बाहर ही बेचते हैं, तो उसमें ज्यादा करने का स्कोप नहीं है। तो फिशिंग को हम लेकर के आए, हम कहते हैं एनर्जी से उनको जोड़ेंगे और हम कहते हैं कि उनके डेयरिंग मजबूत करेंगे। यानी ये जो दायरा है जिसकी डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी जैसे बेहतर होगी तो इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी और इन पर हमें फोकस ज्यादा डालना होगा। बाकी जो सामान्य हमारा भोजन है उसकी भरपाई यहाँ हो रही है, उसको हम कभी कभी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो मजबूती है ये यानी कि आप फार्मर का स्कोप बढ़ाएं, कुछ एग्रीकल्चर का जहां स्कोप बढ़ सकता है वो बढ़ाएं, एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता तो फार्मर्स का स्कोप बढ़ाएं। पहले हमने हॉर्टिकल्चर पर जोर दिया था, वो हॉर्टिकल्चर पर भी काफी अच्छे हो गए हैं हम। तो ये जो कोशिश की जा रही है कि इनकी इनकम जो बढ़नी चाहिए वो एक्टिविटीज के माध्यम से। अब हो सकता है कल के दिन ये कहा जाए कि जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें किसानों को शामिल किया जाए और इस तरह से उसकी वैल्यू चेन बेहतर हो और उसकी जो इनकम यानी रिलेटिवली आप दूसरी गुड्स पर आपका कमांड बढ़े, यानी जो आपके जो आप पैदा करते हैं उसके बाहर जो कुछ पैदा होता है उस पर आपकी कमांड बढ़ना आपकी इनकम है। तो वो दायरा जिस पर कि आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाए, उस तरह के माध्यम से आप डबलिंग दी फार्मर्स इनकम करेंगे, तो उसके लिए कोशिश दिशा चूज की गई है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ निहाल रिजवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। निहाल रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। निहाल रिजवी साहब, किस तरह से इस बजट को देखा जाए? हमने देखा कि जो एलोकेशंस हुए हैं, जो ऐलानात इस बजट के जरिए हुए हैं, उसमें गांव, गरीब और किसानों पर, या यूं कहा जाए कि खवातीन पर ज्यादा फोकस किया गया है। मिडिल क्लास को झटका लगा इस बजट से। बजट का जो हम अपनी नजर से देख पा रहे हैं जी, कुछ अच्छी बातें हैं बजट में और कुछ मायूसकुन बातें हैं। अच्छी बातों में अगर आप देखिए कि गैर मुल्की तुलबा के लिए स्टडी इन इंडिया 1 करोड़ तुलबा के लिए सहूलियात, अच्छे तालीमी इदारों को 400 करोड़ रुपए की मदद, ये एक अच्छी प्लानिंग है। 81 लाख घरों की तामीर का इनका जो मंसूबा है वो भी एक अच्छी प्लानिंग है जी। कारीगरों को आलमी सतह पर रोशनास कराने वाली बात जो है वो भी एक अच्छी स्कीम है। और मुद्रा योजना में औरतों को 1 लाख रुपए तक के लोन की जो सहूलत है वो भी एक अच्छी स्कीम है। लेकिन दूसरी तरफ अकलियतों के लिए जो उम्मीद कर रहे थे हम, वो उम्मीद हमको पूरी होती हुई नहीं नजर आई। अकलियतों के लिए जिस तरह से ऐलानात किए गए थे वो उन ऐलानात को पूरा होता हुआ इस बजट में हमको नहीं नजर आता। दूसरी बात यह है कि ज़राई ढांचे में जो इन्होंने निजीकारी की बात की है, तो इससे पहले जो ये इसमें प्राइवेट सेक्टर आया था उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा किसानों को, उससे नुकसान ही पहुंचा है। तो इसलिए जितना ये प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर में आएगा उससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं होगा, हो सकता है उनको नुकसान ही हो। बिल्कुल। मैं चौबे जी जो बात निहाल रिजवी साहब कह रहे हैं, नजर में कुछ अच्छी बातें हैं जी बजट। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं पर मायूस सबको तो नहीं किया है, कहीं पर यह बजट जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें भी खुश कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो गरीब तबका है उसे ज्यादा खुश करने की इस बजट में कोशिश की गई है, अमीरों पर बोझ डालने की कोशिश की गई है, मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। चौबे जी, जिस तरह से निहाल रिजवी साहब कह रहे हैं, अगर माइनॉरिटीज की बात करें और इस बजट से कुछ चीजें अगर निकल कर आई हूं, क्योंकि अभी इस बजट की पूरी तस्वीर एक तरह से साफ नहीं है, माइनॉरिटीज को लेकर इस बजट में जो चीजें की गई है, जो एलोकेशन किया गया, उसे किस तरह से आप देखते हैं? वो शायद जिस तरह से मैं सुन रहा था, मुझे उस तरह के साफ शब्द सुना जो जहां पर मैं बैठा हुआ था जी जी। वो बहुत क्लियर बात उसके बारे में निकल करके नहीं आई। लेकिन इसके पहले जो इंटरव्यू वगैरह हुए हैं मुख्तार अब्बास नकवी वगैरह के, जिससे ये लगता था कि बजट में
बहुत सारी स्कॉलरशिप जो चल रही थी उनको हर जगह बढ़ाया गया है, और मेरे ख्याल से 5 साल छोटा छोटा करके बढ़ाया है। पर उन्होंने ये कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका जो सोचना है कि हम अपीजमेंट की भाषा प्रयोग करेंगे ही नहीं, काम करेंगे भी तो भी ये नहीं कहेंगे कि हमने आपको इसलिए काम किया है कि आप इस वर्ग को बिलोंग करते हैं, काम हम जरूर करेंगे। तो एक मेरे ख्याल से वो एक जो उनका आइडियोलॉजिकल फोकस है कि हम अपीजमेंट की भाषा का प्रयोग जो दूसरे लोग करते हैं उससे हम अलग हट करके कहेंगे, और अगर वो अलग हट करके कहेंगे तो वो आपको स्कीम का नाम गिना देंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि हमने उनके लिए किया है या आपके लिए किया है। तो ये एक वो आइडियोलॉजिकल दोनों एक्सट्रीम पोल्स हैं। लेकिन जो आपकी जो न्यू लिबरल जिसे हम कहते हैं 1991 के बाद जिस तरह के लिबरलाइजेशन की बात हुई है, ये मार्केट ओरिएंटेड होगा। और इसमें अगर पीपीपी वगैरह की हम बात करते हैं जिसके ऊपर हमें ऐतराज होता है, तो ये जो हम अभी 50s 60s 70s के भाषा जिसमें कि हम वेलफेयर ओरिएंटेड बातें करते थे, तो ये वेलफेयर ओरिएंटेड शब्दों का प्रयोग करेंगे पर उसका एलोकेशन बहुत हाई नहीं होगा, क्योंकि हमारा मार्केट ओरिएंटेड, इसीलिए जितनी भी स्कीम्स हैं वो किसी न किसी तरीके से मार्केट से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वो मार्केट है, हम उससे जोड़ेंगे। जो हमारे यहाँ मेडिक्लेम कहते हैं, तो कहीं पर जैसे अमेरिका में जो फोकस है, तो उसी तरह के हम आइडियाज लेकर के आए हैं। इनमें कहीं कहीं पर हमने ये मान करके, जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 जो रिसर्च पेपर्स हैं, एक्चुअली वॉल्यूम 2 ही पुराने टाइप का आपका इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें ये डायरेक्शन है कि हम लॉन्ग टर्म में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस तरह की भी पॉलिसीज लेना चाहते हैं जो बहुत मैंडेटरी नहीं हो, जो डंडा मारने वाली नहीं हो, समझाने बुझाने वाली भी हो, और जहां डंडा मारना जरूरी होगा वहां करेंगे, स्टेट करती है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हिंदुस्तान की एक जहनियत में पहले से भी था कि जैसे हमने ये कहा कि हम दो हमारे दो, है ना, हमने ये नहीं कहा एक कानून बना दिया चीन की तरह एक से ज्यादा नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस करेंगे आपके जो सोच है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे, और उसके रिजल्ट्स मेरी समझ में अच्छे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की समझ में अच्छे नहीं रहे हैं। आज आप डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर रख रहे हैं और आपका जो एज स्ट्रक्चर और मुल्कों की तुलना में बेहतर बना हुआ है और चीन को चिंता होने लगी है, तो हमारी शायद पॉलिसी बेहतर काम कर रही थी। हमने ऐसा करते तो शायद हम हो सकता है कि एज स्ट्रक्चर को भूल जाते, उस समय नहीं सोचा गया था इस विषय में, पर उसके हमें फायदे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो एलोकेशंस हुए हैं, जो मोटी मोटी चीजें अभी इस बजट से निकलकर सामने आ रही हैं, माइनॉरिटीज के बारे में भी तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर मुसलमानों के लिए या अकलियतों के लिए क्या कुछ खास है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना, और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो माइनॉरिटीज के लिए क्या कुछ खास ऐलानात किए गए हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे।